वेलकम टू शुक्ला एडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्थिक भूगोल, जी हां, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये लेक्चर एक होगा आर्थिक भूगोल का, एकदम सीरियल से बात करेंगे, एकदम बेसिक से बात करूँगा और सारी की सारी चीज़ें आधारभूत होंगी, मतलब मूलभूत चीज़ें मैं साथ ही साथ बताऊंगा और आपकी व्यवहारिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, साथ ही ये लेक्चर किस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मतलब किस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो बीए के द्वितीय वर्ष के लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो बीए द्वितीय वर्ष के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, चाहे वो बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल हो या फिर शुक्ला एडी पॉइंट हो। अब मैं आर्थिक भूगोल के जो है श्रेणी में आया हूँ, तो आर्थिक भूगोल की कम से कम 8-10 क्लास हो जाएंगी। 8-10 क्लास आपकी आर्थिक भूगोल की होने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि जो है जितने भी पेपर हुए हैं, मान लीजिए आप जो सेकेंड ईयर में हमारे स्टूडेंट हैं वो थर्ड ईयर में गए होंगे, तो उनके जो सेकेंड ईयर के पेपर हैं उनको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक, ये बात सोच रहे हैं हम करने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये बात जो है पेपर आपको सॉल्व करवाना, तो बता दीजिए, मैं पेपर जो है सारा का सारा सॉल्व करूँगा, आपके सामने बोर्ड पे हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँगा, पेपर सॉल्व हो गया मान लिया, उसके बाद में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनमें 100 प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उन 100 प्रश्नों की आंसर की देखेंगे, हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे, जो टॉपिक होगा आपका कृषि और उसके भौतिक कारक। तो कृषि और उसके भौतिक कारक देखेंगे, मतलब तो जो फिजिकल रीजन्स हैं उन पे चर्चा करेंगे कि भौगोलिक परिस्थिति क्या होती है कृषि करने हेतु। ठीक, ये बात चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए, जो आर्थिक भूगोल आप पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल में किन किन चीज़ों का ज़्यादातर यहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा में। और दोस्तों मैं बता दूं, ये फर्स्ट पेपर होता है बीए सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी में। अगर ज्योग्राफी से आप जो है बीए कर रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, तो जब बीए फर्स्ट ईयर आप पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल को आप पढ़ करके आए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक भूगोल पढ़ना है दोस्तों, और फिर क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर आपका यही हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ठीक, तो इसमें जो है जो 4 ये महत्वपूर्ण अध्याय हैं, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 से ही मतलब पूरा आर्थिक भूगोल लगभग समाप्त ही हो जाता है। लेकिन एक एक के बहुत सारे जो है, मान लीजिए इकाई के तौर पर इसको रख सकते हैं, इनमें बहुत सारे अध्याय भी शामिल होंगे। ठीक, देखिए, मान लिया बात करते हैं हम कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, किसके लिए, बीए सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट पेपर की दृष्टि से देखा जाए। साथ ही उद्योग यानी इंडस्ट्री, ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल के एकदम से मान लीजिए 4 स्तंभ है, जैसे कि छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं हिंदी साहित्य में, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। ठीक उसी प्रकार से 4 स्तंभ ये हैं आर्थिक भूगोल के। तीसरा है दोस्तों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनरल्स। ठीक, मतलब माइन मीन्स होता है खान, और जो खनिज होती है तो मिनरल्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक, और ऊर्जा संसाधन को इंग्लिश में बोला जाता है एनर्जी रिसोर्सेस। संसाधन मीन्स रिसोर्स, ठीक, और ऊर्जा मीन्स एनर्जी। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और चौथा दोस्तों परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें, इन चारों से जो है लगातार प्रश्न बने हैं दोस्तों, और इसी चारों पे जो है टिका हुआ है पूरा का पूरा आर्थिक भूगोल। इसी चारों से लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले समय में भी, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं चारों अध्यायों से, मतलब इन्हीं चारों यूनिट से पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कृषि की। 4 मिनट दोस्तों बीत चुके हैं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको जो अगर बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई करनी है, आर्थिक भूगोल को अच्छे से समझना है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि आर्थिक भूगोल में प्रश्नों में। ठीक, देखिए, एग्रीकल्चर जो शब्द होता है, कृषि की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। और एग्रीकल्चर जो शब्द है दोस्तों किससे बना है, एग्रीकल्चरा, किससे बना है, एग्रीकल्चरा से शब्द से बना है। और एग्रीकल्चरा किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चरा, और एग्रीकल्चरा से बना है एग्रीकल्चर। अब ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है कौन, एग्रीकल्चरा। पहला एगर और दूसरा कल्चरा।
एकर का अर्थ होता है दोस्तों खेत का टुकड़ा। खेत समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। एक ऐसा भूभाग जिस पर हम कोई फसल उगाते हैं। तो फसल उगाने वाली एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एकर बोलते हैं, खेत बोलते हैं, खेत का टुकड़ा बोलते हैं, जो बीघे में, हेक्टेयर में, एकड़ में इत्यादि में मापा जाता है। ठीक, तो खेत का टुकड़ा, एगर मीन्स खेत का टुकड़ा, और कल्चरा मीन्स खेती करना। अब खेती करना क्या? उस पर कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर किसान क्या करता है? हल चलाता है, उस पर जो है ट्रैक्टर वगैरह से जुताई करवाता है, उसके बाद में उसमें बीज बोता है, उसके बाद में फसल तैयार होती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है किसान द्वारा की गई, खेतों में किसी किसान के द्वारा किसी खेत में किसी निश्चित भूभाग में की गई श्रम, की गई पूंजी का व्यय, या फिर बोल सकते हो श्रमदान। ठीक, ये सारी चीज़ें किया गया जो किसान के द्वारा, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या होती है? इसी को खेती करना बोला जाता है। और खेत का टुकड़ा आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ दोस्तों, तो समझ में आया होगा। कल्चरा मीन्स खेती करना, एगर मीन्स खेत का टुकड़ा, और ये दोनों के दोनों शब्द बन करके क्या बनता है? एग्रीकल्चरा। और एग्रीकल्चरा को हम धीरे धीरे करके किस भाषा में लाते हैं? इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश भाषा में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतर कौन सा है दोस्तों? अपना कृषि। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतनी बात। अगला दोस्तों, इससे पॉइंट बेस हम पढ़ाई करते हैं थोड़ा, तो देखते हैं। फसलों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मृदा को खेती के लिए तैयार करने की कला विज्ञान को कृषि कहते हैं। मतलब फसलों को प्राप्त करने के लिए, अगर कोई फसल आपको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? बड़े पैमाने पर मृदा को खेती के लिए तैयार करना पड़ता है। तो मृदा को खेती के लिए तैयार करना पड़ता है, मतलब हर एक ज़मीन में, आप जैसे एक ज़मीन सुना होगा बंजर ज़मीन, तो बंजर ज़मीन में क्या होता है? खेती, वहाँ पे खेती करने की योग्य परिस्थिति नहीं होती है, वहाँ की अनुकूल भौगोलिक दशाएं नहीं होती हैं खेती करने के लायक, तो वहाँ पे खेती नहीं होगी। पहली बात, किसी खेत को बनाने के लिए किसान द्वारा की गई कला, किसान द्वारा मेहनत की जाती है, उसमें खाद लगाई जाती है, उसके बाद में खेत की जुताई की जाती है, उस खेत को बराबर किया जाता है, लेवलर किया जाता है, मेढ़बंदी की जाती है। ठीक, उसके बाद में खेत वो जो है बुआई के लायक होता है। तो इसी को दोस्तों कृषि कहते हैं। जो ये कला होती है, विज्ञान होता है, उसी को कृषि बोला जाता है। ठीक, ये कृषि की परिभाषा थी। आगे बात करते हैं दोस्तों। सामान्यतया कृषि पशुपालन, मतलब कुछ शाकाहारी पशुओं को पालने की क्रिया से भिन्न है। कृषि जो है पशुपालन से भिन्न है। भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर जिनको बोला जाता है, भूगोलवेत्ता को इंग्लिश में, कृषि के अंतर्गत फसलों की कृषि तथा पशुपालन चरण दोनों सम्मिलित करते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर बताया जाए कि ये व्यक्ति कृषि कर रहा है, या फिर हिंदुस्तान की अगर बात की जाए कितने %, मतलब कुछ जनसंख्या ऐसी है, मतलब लगभग भारत को कृषि प्रधान देश ही बोला जाता है, तो 50% से ऊपर जनसंख्या क्या थी? कृषि ही करती है। तो कृषि ही करती है जनसंख्या, तो वहाँ पे कृषि मीन्स ये नहीं कि खेतों में ही काम करना होता है। कृषि मीन्स कृषि के अंतर्गत हम पशुपालन भी सम्मिलित करते हैं दोस्तों। ठीक, क्या कर पशुपालन यानी पशुचारण भी सम्मिलित करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, तो कृषि मीन्स ये जरूरी नहीं कि केवल खेती है। कृषि मीन्स भूगोलवेत्ताओं के अनुसार खेती करना, पशु वगैरह पालना, ठीक, उनका दूध बेचना इत्यादि करना, ऊन भेड़ पालन भी कृषि ही है। ठीक, अगला दोस्तों, कृषि समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। क्या है? कृषि समस्त आर्थिक क्रियाओं का भी केंद्र है। यह मानव का प्रधान प्राथमिक व्यवसाय होने के साथ ही विनिर्माण उद्योग की आधारशिला भी है, क्योंकि इससे अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती। कच्चे माल को इंग्लिश में रॉ मटेरियल बोला जाता है। अब दोस्तों कृषि किस लिए कारण से इम्पोर्टेंट है? मान लिया कृषि में भेड़ पालन भी आ गया, तो भेड़ पालन के लिए जो ऊन, मतलब ऊन बनाया जाता है, तो भेड़ के जो बाल होते हैं उनको काट करके बनाया जाता है। तो ये रॉ मटेरियल है। भेड़ के बाल क्या है? रॉ मटेरियल हैं, जो आगे चल करके विभिन्न कलर में होकर के ऊन के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक, और भी ले सकते हो आप रॉ मटेरियल कहाँ से? उद्योगों में बहुत सारे रॉ मटेरियल यहीं से जाते हैं। ठीक, बड़े बड़े उद्योगों, मान लिया जैसे गन्ना आप बो दिए, या फिर चाय वगैरह की खेती हुई, गन्ना बेचे आप, तो जाकर के चीनी बनी। अब चीनी कहाँ पे बनी थी? कारखानों में, वो उद्योग है एक प्रकार का। तो चीनी मतलब गन्ने का रस क्या है? गन्ना क्या है? एक रॉ मटेरियल है, जो आगे चल करके चीनी और गुड़ में परिवर्तित होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे ये प्रधान प्राथमिक व्यवसाय है मानव का, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है कृषि, विनिर्माण उद्योग की आधारशिला है कृषि। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कच्चे माल की प्राप्ति करवाता है हमको। दूध है,
अब दूध जो है यहाँ से प्राप्त होता है, भैंसों का दूध, गायों का दूध, ये जाकर के डेयरी पे आता है, वहाँ पे उद्योग होता है उनका, वहाँ से खोया बनाया जाता है उसी का, ठीक। उसके बाद में पनीर वगैरह बनती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तो जिससे आर्थिक लाभ मिलता है हमको। दोस्तों थोड़ा एक चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, कृषि हेतु महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक, भौतिक कारक, इसी हमने बताया था यही। तो कृषि को करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? पहला होता है जलवायु, दूसरी होती है मृदा और तीसरी होती है स्थलाकृति। दोस्तों जलवायु किन पर निर्भर करती है? तो तापमान, वर्षा और पवन। तापमान मीन्स दोस्तों टेम्परेचर, वर्षा मीन्स रेनिंग और पवन मीन्स विंड्स। तो इन तीनों पर आधारित होता है क्या? जलवायु, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्या है, आधारित होता है किन पर? बेस्ड होता है, क्लाइमेट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनिंग एंड विंड्स, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि मैं बात करूं, अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लिया 10 साल तक टेम्परेचर बढ़ता गया, 0 डिग्री मतलब 0.1 इस प्रकार से 10 सालों तक बढ़ता रहा टेम्परेचर, तो 10 साल में क्या होगा? 0.10 हो गया। इसी तरीके से 100 सालों तक चलता रहा, ये प्रक्रिया चलती रही, जलवायु मतलब जो है तापमान बढ़ता रहा, तो एक दिन में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाएगी 100 सालों में, ठीक। उसके बाद में वर्षा की यही स्थिति रही, सेंटीमीटर में वर्षा बढ़ती गई, 100 सालों में वर्षा भी बढ़ेगी उसी अनुपात में, और विंड्स की दिशा भी परिवर्तित होती चली जाएगी। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जब क्रियाएं होंगी, तब किसी क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन होगा, तब किसी क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन आएगा मूलभूत, ठीक। तो वही तीनों पर निर्भर करती है जलवायु। और जलवायु इम्पोर्टेंट है किसके लिए? वो कृषि के लिए, क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मान लिया जैसे कि टमाटर की खेती किसी टाइम पे होती है, और मान लिया दूसरे टाइम पे टमाटर की खेती करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, जलवायु में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। जलवायु में चेंज क्या करना पड़ता है? जैसे आप बोल सकते हो कि गेहूँ जो है अभी नवंबर से जनवरी इसी टाइम में, नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर क्या दिसंबर जनवरी इसी टाइम में बोया जाता है, ठीक। कुछ मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ, इसी टाइम पे शायद बोया जाता होगा। तो गेहूँ इस टाइम में बोया जाता है, ठीक। तो गेहूँ मान लिया बोया गया, फिर धान जो है इस समय बोया गया था, इससे पहले 1 महीने पहले, अगस्त जुलाई मतलब जुलाई के आसपास, शुरुआत में जुलाई के धान की बुआई शुरू हो जाती है, ठीक। तो धान की बुआई हो गई। अब जो है कहीं कहीं पे होता है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण के कुछ तटीय इलाके हो गए, वहाँ पे हर हमेशा जो है धान की कृषि की जाती है। तो कहीं कहीं पे जलवायु का बड़ा ही इफेक्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु दूसरी प्रकार से है, और दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे धान की खेती हर साल होती, मतलब हमेशा होती रहती है। लेकिन अपने यहाँ धान खेती कब होती है? जुलाई में बैठाया जाता है, और जो है नवंबर दिसंबर तक काट लिया जाता है उसको। तो ये बात है यहाँ पे। तो जो है जलवायु हो गई, जलवायु बड़ी महत्वपूर्ण। मृदा, अब मृदा किस प्रकार से कृषि के लिए, मृदा कौन सी प्रकार की है, मृदा की उर्वरता कितनी है, ये सब भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब दोस्तों समुद्र तल से उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, और ढाल प्रवणता की क्या दर है, किस तरीके से ढाल है। ज़्यादा ढाल पे अगर मान लिया है वो जो है कृषि स्थलाकृति ज़्यादा ढाल पे है, तो क्या होगा, मेढ़बंदी करनी पड़ेगी, पानी रुकेगा नहीं वहाँ पे, एक क्षेत्र में पानी रुकेगा, एक क्षेत्र में पानी नहीं रुकेगा। उस तरीके से वहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जाए, जैसे चायों के लिए वहाँ पे कृषि क्षेत्र, ठीक है, चाय वहाँ पे, कहवा हो गया, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप बो सकते हो। लेकिन अगर बराबर क्षेत्र है कृषि का, तो वहाँ पे आप दूसरी फसलें उगा सकते हो, गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि उगा सकते हो, ठीक। तो कहने का सही था। अब बात करते हैं जलवायु एंड क्लाइमेट। ये उचित तापमान एवं वर्षा की मात्रा आवश्यक होती है। अधिकांश पौधों के उगने से पूर्व ही, मतलब पौधा मतलब उगे ना उससे पहले ही 5 से 7 सेंटीमीटर तापमान आवश्यक होना चाहिए। कुछ फसलों के लिए दोस्तों पाला अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ फिनलैंड में कभी कभी पाले से संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। अगला दोस्तों, कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण कारक यानी फैक्टर है। वर्षा की कमी या अधिकता दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। अत्यधिक एवं निरंतर हिमपात होने से, हिमपात मतलब स्नोफॉल बोल सकते हो आप, ठीक। तो हिमपात जो होता है, बर्फबारी जिसको बोलते हो, होने से भी कृषि क्या होती है, कृषि उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों पवने। अब ये तीनों की तीनों मतलब जो हमने जलवायु में बताया था, तापमान, वर्षा, पवन, 3 तापमान जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों की थोड़ा एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया है। तो पवने, विंड्स,
भी अनेक प्रकार से कृषि को प्रभावित करती हैं। दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली तीव्र ठंडी पवनें दक्षिणी फ्रांस में तीव्र ठंडी पवनें चलती हैं और वो कृषि को नुकसान पहुंचाती हैं। जबकि दक्षिणी इटली की बात करें तो दक्षिणी इटली में जो चलती हैं वो अत्यधिक उष्ण तथा शुष्क सिराको पवन होती हैं। उष्ण मीन्स गर्म युक्त, मतलब बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, लू जैसे अपने यहाँ चलती है, ठीक उसी प्रकार से सिराको पवन चलती है। कहाँ पे? दक्षिणी इटली के क्षेत्रों में। तो फसलों के पकने में वो सहायक सिद्ध होती है। जैसे कि जब गेहूं का पकने का समय आता है तो जब लोग कहते हैं गांव वगैरह में कि जब लू चलेगी तब जो है पकेगी, मतलब जब लू चलती है खूब तेज़ से गर्मियों में गर्म पवने, तब गेहूं पकना शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ें हैं, दक्षिणी इटली में जब सिराको पवनें चलती हैं तो फसलें पकना शुरू हो जाती हैं। पॉइंट कि शुष्क कृषि प्रदेशों मतलब ड्राई एग्रीकल्चरल रीजन में पवन अपर्दन से ऊपरी परत मृदा की क्षति होती है। अपर सोल लेयर जो होता है वो क्षरण होता है। अब दोस्तों शुष्क कृषि प्रदेशों में क्या होता है? पवन अपर्दन से ऊपरी मृदा परत। अब जहाँ पे शुष्क वातावरण हो, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पे क्या होगा? मान लिया अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ तो लू चल रही खूब तेज़ से, लू चलेगी तो वो जो धरातल होगा, जो खेत होगा, वो क्या होगा? खेत क्या होगा? उसमें जो है सारी की सारी नमी क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। खेत में जो है भुरभुरी माटी होना शुरू हो जाएगी। मान लिया खेत जुताई हुआ है, वहाँ की सारी नमी ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? जब हवाएं चलेंगी दोस्तों, तो हवाओं के साथ साथ क्या होगा? पवन अपर्दन होगा। पवन अपर्दन मीन्स हवाओं के साथ साथ जो मिट्टियाँ होगी वो उड़ना शुरू हो जाएंगी, जिससे खेत की उर्वरता कम होती शुरू हो जाएगी, जिससे मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होगा, मतलब ऊपरी परत उड़ जाएगी, ठीक। और यही हवाएं जो उड़ा करके सारी, जैसे डिजर्ट वगैरह, मतलब जहाँ मरुस्थल एरिया होती है, जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ की जो मरुस्थलीय बालू है उस बालू को उड़ाती हैं और कहीं कहीं पे जाकर के छोड़ देती हैं। जहाँ पे हवा का जो है बल कम होता है वहाँ पे बालू नीचे गिर जाती है और विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ठीक। जैसे बालू का स्तूप बोल सकते हो आप, बालू का स्तूप निर्माण होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है ऊपरी परत मृदा की क्षरण होती चली जाती है पवन अपर्दन के कारण। जब अपर्दन में पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो दोस्तों अगला हम बात करते हैं, अगली है मृदा यानी सॉइल, ठीक। मृदा की चर्चा करते हैं। मृदा, तो मृदा पर ही समस्त कृषि आधारित होती है। मृदा की उर्वरता पर ही कृषि की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी निर्भर होती है। जितनी अधिक उर्वरता वाली मिट्टी होगी उतनी ही अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। मतलब आप देख सकते हो उत्तरी, मतलब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा फसलें उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि वहाँ की उर्वरता शक्ति ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा हुआ है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की खाद वगैरह और ज़्यादा मात्रा में पड़ती है हमारी अपेक्षा। और अब जब जंगल एरिया में, जहाँ ट्राइब्स एरिया होती है, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ की कृषि में अगर वो गेहूँ की खेती करते हैं तो गेहूँ वहाँ जब बोएंगे तो 1 बीघे में लगभग 1 से 1.5 क्विंटल गेहूँ उत्पादन होगा ट्राइब्स एरिया में, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में। लेकिन अगर आप जो है पंजाब में जाएंगे तो 5 से 6 कुंटल या फिर 4 से 5 कुंटल गेहूं उत्पादन होगा। अब हम लोगों के यहाँ अपने जो है मध्य यूपी में लगभग 3 कुंटल जो है अधिकतम माना जाता है, 3 से 4 कुंटल अधिकतम, या फिर 3 कुंटल ही अधिकतम माना जाता है उत्पादन गेहूं का 1 बीघे में, ठीक। तो उत्पादकता निर्भर करती किस पे? उर्वरता पे। तो मिट्टी की उर्वरता पे कृषि की उत्पादकता निर्भर होती है पूर्ण रूप से। फसलों में बदलाव करके बोने से, खादों एवं उर्वरकों फर्टिलाइजर्स के प्रयोग द्वारा मृदा की उर्वरता को वैज्ञानिक ढंग से बनाए रखा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ हमारे कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर से एरिया में, तो उससे क्या हुआ है? उर्वरता को बढ़ावा मिला है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ी है। लेकिन ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता कम भी होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नई रिसर्च के मुताबिक, जो मृदा अनुसंधान है उसके रिसर्च के मुताबिक ये बात पता चली है कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के उपयोग से, ज़्यादा फर्टिलाइजर के छिड़काव से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करना उर्वरक शक्ति को ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक। अगला दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, विविध प्रकार की मृदा भिन्न भिन्न फसलों के लिए उपयोगी होती है।
तो अलग अलग मृदा हैं। जैसे मृदा के प्रकार जब पढ़ोगे तो आप उसमें काली मिट्टी, ठीक, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक, उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी पढ़ोगे, खादर, जलोढ़ में ही खादर बांगर 2 पढ़ोगे आप, ठीक, जो नई होगी वो खादर, जो पुरानी होगी बांगर। इस प्रकार से मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, इस तरीके से बहुत सारी मिट्टियाँ आप पढ़ोगे। तो वहाँ की अनुकूल, जैसे काली मिट्टी में कोई और चीज़ होती है, लाल मिट्टी में कुछ और चीज़, किसी की प्रधानता किसी फसल की, और अपनी दोमट मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, चावल इत्यादि की प्रधानता है, ठीक। तो अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग फसलों की प्रधानता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसलें ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं, ठीक। तो दोमट मृदा कुछ विशेष फसलों के लिए उपयोगी होती है, जबकि चीका मृदा अन्य फसलों के लिए, वही जब जो हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, उत्तम होती है। रेतीली मृदा जो होती है प्रायः अनउर्वर होती है, किंतु संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से यह भी उत्पादक बन जाती है। अब दोस्तों अगला बात करते हैं स्थलाकृति, ठीक, ट्रोपोग्राफी। स्थलाकृति को इंग्लिश में ट्रोपोग्राफी बोला जाता है। स्थलाकृति के 3 तत्व समुद्र तल से ऊंचाई, अभिमुखता, वर्जेंटेशन तथा ढाल प्रवणता, ग्रेडियंट कृषि के प्रतिरूपों, फार्मिंग को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई मतलब जितना समुद्र तल पर ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे उसी हिसाब से तापमान पर प्रभाव पड़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊपरी हिस्से में जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती चली जाएगी, ठीक। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला है मध्य अक्षांशों में समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव। दोस्तों मध्य अक्षांशों से समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव 3 पवनों तथा मृदा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने पर फसलों की संख्या तथा प्रकार दोनों ही सीमित हो जाते हैं। अभिमुखता भी कृषि को प्रभावित करती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ढालों की अपेक्षा दक्षिणी ढाल अधिक तीव्र है, इसलिए इन ढालों पर अधिक ऊंचाई तक कृषि कार्य संभव नहीं है। मतलब जो ज़्यादा तीव्र ढाल होगा वहाँ पे कम कृषि उत्पादन होगा, क्योंकि वहाँ पे सही से मान लिया खाद आपने छिड़काव किया, खाद डाला, तो खाद क्या होगा, ढलान की तरफ जो है सरकता चलाएगा, ढलान की तरफ बह जाएगा। आप सींचेंगे तो वहाँ से पानी जो है नीचे की तरफ बहता चला जाएगा, तो ढलान पे कृषि कम होगी, कम ढलान पे ज़्यादा, तो अभिमुखता वही होती है, ठीक, कार्य संभव नहीं है। ढालों की प्रवणता भी किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन अधिक होता है। जब ज़्यादा तीव्र ढाल होगा तो वहाँ पे मृदा अपरदन होगा, मतलब ऊपर से मान लिया आपने सिंचाई शुरू की तो ऊपर से सिंचाई शुरू करेंगे तो मिट्टी के साथ पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहना शुरू हो जाएगी, तो मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता चला जाएगा, ठीक। तो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन अधिक होता है तथा भारी मशीनों का प्रयोग संभव नहीं होता है। सोपानीकरण एवं माल्चिंग द्वारा तीव्र ढालों पर भी कृषि की जा सकती है, ठीक। तो विभिन्न प्रकार की जो है सोपानीकरण है, माल्चिंग है, इन विधियों के द्वारा तीव्र ढालों पर भी कृषि की जा रही है आज के परिवेश में, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जो है कृषि से संबंधित कुछ कृषि के भौगोलिक कारक, भौतिक कारक। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों कृषि की विभिन्न विधियाँ। तो अगला चैप्टर होगा कृषि की विभिन्न विधियाँ, ठीक है दोस्तों। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कृषि की विभिन्न विधियों के बाद में हम बात करेंगे कृषि के बहुत विभिन्न प्रकार, उसके बाद में विश्व स्थानांतरणशील कृषि एवं उनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि जो है वियतनाम एवं लाओस में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना आता है, तो रे नाम से जाना आता है। इसी प्रकार से जो है अपने भारत में देखेंगे कि भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस किस नाम से जाना आता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो या फिर बीए का एग्जाम हो, ठीक, हमेशा से प्रश्न पूछा आता रहा है। दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।